बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी आप जो हमारे मोन्ताज देख रहे थे, ये तस्वीरी खाका हमने आपके सामने रखा जो अमेरिका की तवील तरीन जंग उसने लड़ी अफगानिस्तान के ख़िलाफ़, और आज यानी 31 अगस्त 2021 को इसका ख़ात्मा हो गया। आपने वो विजुअल्स भी देखे कि 4 अमरीकी सदूर ने ओवरसी किया इस अफगान वॉर को। सदर जॉर्ज बुश, बारक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी सदर जो बाइडन, और उसके बाद हमने देखा कि तालिबान ने कंट्रोल हासिल किया 15 अगस्त को। और कल जब अमरीकी तैयारे हवा में फ़िज़ा में उड़ गए और काबुल से रवाना हुए, और उनके जो आखिरी फौजी की तस्वीर जनरल क्रिस डोनाह्यू की जब सामने आई, मंजर आम पे आई, तो उसके बाद किस तरह काबुल में, या वो तस्वीर देख सकते हैं, ये पेंटागन ने ट्वीट की जब इनके 2 स्टार जनरल जो कि आखिरी सोल्जर थे जो जहाज़ में सवार हो रहे थे, उसके बाद पेंटागन ने ट्वीट भी किया और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे कहा कि अमेरिका की 20 साल तवील तरीन जंग का खात्मा हो गया है। दूसरी तरफ हमने काबुल में हवाई फायरिंग देखी और आज तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया काबुल एयरपोर्ट का, और उनके तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि आज अफगानिस्तान में हकीकी आज़ादी इन्हें मिल गई है। इसी सियाको सबाक के साथ हम आज का ये शो करेंगे। इस पे अमेरिका जो कि सोल सुपर पावर है, उनकी वहाँ पर आमद और हर तरह का असलहा, जदीद तरीन असलहा इस्तेमाल करने के बावजूद नाकामी का सामना क्यों करना पड़ा, और अब जबकि अफगानिस्तान में तालिबान कंट्रोल में है, उनकी शूरा का भी इजलास हुआ कंधार में, क्या फ्यूचर है, क्या मुस्तकबिल है अफगानिस्तान में पायदार अमन और हुकूमत साजी के हवाले से। इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रह चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आपके साथ शरीक गुफ्तगू हैं शानदाना गुजार खान साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनका भी शुक्रिया। जनरल क्यूम साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। बताइएगा, मैं चाहूँगा कि PTV के नाज़रीन को ज़रूर बताइए अपने तजर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में क्या वजह बनी कि अमेरिका ने हर तरह का असला इस्तेमाल किया। ये विजुअल्स आप देख रहे थे, किस तरह ट्विन टावर पर अटैक होने के बाद उन्होंने धावा बोला अफगानिस्तान पर, और तोरा बोरा की पहाड़ियों पर बमबारी, मदर ऑफ ऑल बम्स फाड़े गए। लेकिन आज इनखला जब हुआ, और किस तरह इनखला हुआ वो आगे चलकर हम बताएंगे, किस तरह काबुल एयरपोर्ट को ताराज किया गया और तमाम जो फौजी साजो सामान था उसे भी तोड़ डाला। क्या कहेंगे जनरल कयूम साहब? बहुत मेहरबानी अनवार। देखें, जो एक सोवियत लीडर थे लेनिन, जी उन्होंने ये कहा था कि नथिंग मे हैपन इन डेकेड्स बट देन इन वीक्स डेकेड्स में हैपन। दैट मीन्स के हफ्तों में ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनकी सदियों में हवाला दिया जाएगा। ये एक, जैसे आपने कहा, सोल सुपर पावर, जो इंसानी तारीख में इतना स्ट्रांग कंट्री नहीं था, चूंकि पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, न्यूक्लियर नहीं था, और उनके मुकाबले के अंदर सामने कोई ऐसी विजिबल फौज नहीं थी। वो इरेगुलर लोग थे जो इन्होंने रेजिस्ट किया, और जिस उजलत में ये छोड़ के यहाँ से भागे, पैनिक में, और जिस हेस्ट के साथ इनको टेक ओवर करना पड़ा, ये एक अजीब वाकया रूनमा हुआ है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अमेरिकन इस बात को भूल गए कि ये जो ट्राइब्स हैं या जो अफगान्स हैं, दे आर एट पीस व्हेन दे आर एट वॉर, जी बिकॉज इनकी तारीख ये बताती है कि ये ऐसे ही करते रहे। तो उसका भी सबक नहीं सीखा, और उन्होंने आके तो यहाँ आ गए, और फिर यहाँ के काम को कंसोलिडेट किए बगैर वो आगे चले गए। और आगे जाके तो आप देखें कि इराक के ऊपर उन्होंने अपना सिलसिला फिर वहां से वो शुरू किया, विच वॉज सो अनफॉर्चुनेट। सर, देखिए, मैं जनरल हिलरी साहब आपका दोबारा लौट के आऊंगा, आपका तस्वीर हमें नहीं मिल पा रही, मैं दोबारा आपका लौट के आता हूं, इधर से गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। शानदार, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, आपकी आवाज आ शानदार, रही मैं है। आपसे जानना चाहूंगा, ग्रेव यार्ड ऑफ सुपर पावर्स कहलाया जाता है अफगानिस्तान, और आज ये चीज वाज़ेह और साबित भी हो गई। मैं देख रहा था इस तवील तरीन जंग में 2500 अमरीकी फौजी और 3000 अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर हलाक हुए, जबकि 66,000 अफगान फौज और पुलिस एहलकार जाम बाग हुए। 47,000 आम अफगान सिविलियन शहरी जो हैं वो फौत हुए, जबकि 51,000 अफगान तालिबान फाइटर्स भी इसमें हलाक हुए। इतना ज्यादा जी, नुकसान हुआ, आपका क्या तज्जिया है? ये ग्रेव यार्ड ऑफ सुपर पावर्स तारीख से क्या सबक सीखे? शुक्रिया। बात साहब, देखिए, अगर सीखना होता सबक तो कभी भी
अमेरिका अफगानिस्तान में इन्वेजन ना करता। हम्म। ये मैं नहीं कह रही, आप काउंटलेस इस तरह के अनगिनत लोग हैं, नोम चॉम्स्की ले लें, जो दुनिया भर में उनको जाना माना जाता है कि उनकी जो एनालिसिस हैं जी, उनकी तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस है। हमारी भी अपने तमाम जो खित्ते में ममालिक उनसे बरादरान रिलेशन हैं, लेकिन उनका एक बहुत क्लियर कट एक सवाल था दुनिया के लिए कि जब अमेरिका पे अटैक हुआ, जब 9/11 हुआ, जब ट्विन टावर्स गिरे, तो अफगानिस्तान पे क्यों अटैक हुआ? वहां पे तो एक आदमी बैठा हुआ था, वो एक वन मैन आर्मी तो था नहीं, तालिबानों के पास ना पैसा था ना असर रसूख था, कुछ भी नहीं था। तो जो अटैकर्स थे उनमें 19 में से 20 में से 19 सऊदी से थे। तो कहते सऊदी से समझौता क्यों नहीं किया, सऊदी से उनकी फैमिली को एक्सट्राडाइट क्यों नहीं किया गया, सऊदी अरेबिया से उनके मुज़ाकरात क्यों नहीं हुए, अफगानिस्तान पे क्यों अटैक हुआ? और अब 20 साल बाद जाके लोग वह बात कह रहे, जो नोम चॉम्स्की ने और बाकी रिपोर्टर्स ने आज से 20 साल पहले की थी मीडिया ने, कि ये जो अफगानिस्तान के मिनरल्स हैं, जो नॉर्थ वजीरिस्तान के करीब यूरेनियम मिलती है, जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये वही एक दूसरा अफ्रीका बनने जा रहा है। ये बात आज से 20 साल पहले आप अखबार देख लें, उठा के देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स देखें, वॉशिंगटन टाइम्स देख लें। तो जो बात आपने सवाल पूछा वो ये था, किसी इनको ग्रेव यार्ड एम्पायर को हिस्ट्री क्यों नहीं पता थी? क्योंकि अब दुनिया में बैटल इकोनॉमिक रिसोर्सेज की है। अब तमाम जंगें रिसोर्स की बेसिस पे हों, और ये एक बहुत बदकिस्मती अफगानिस्तान की, और ये बात बादशाह खान ने भी कही थी अपनी किताब में, कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, एंड बाय रेफरेंस अफगानिस्तान, कि हम दुनिया के इस खत्ते में कि तमाम जो बड़ी बड़ी एम्पायर थी, चाहे वो मुगल एम्पायर थी, चाहे वो पर्शियन एम्पायर थी, चाहे वो अफगान एम्पायर थी, चाहे वो रूसी एम्पायर थी, वो सब हमारे पड़ोसी हैं। तो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, अल्लाह ताला ने हमें नवाजा तो है रिसोर्स से, मादिनियात से, लेकिन यही हमारा मसला था। तो अगर कोई आपको कहे ये बात, ना ये तब सच थी ना आज सच है कि ये जंग अफगानिस्तान की आज़ादी की जंग, ये कभी भी नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 1000 दफा उसको लूट किया, और मैं अभी ज़ाम्बिया के दौरे में कुछ फ्रांसीसी एम्बेसडर से मिली, और उन्होंने ये बताया कि आज से 20 साल पहले हमें बताया गया था कि कभी भी ये जंग अमेरिका अफगानिस्तान में नहीं जीत सकता। अच्छा, लेकिन अब क्यों दुनियावी पावर्स ने अमेरिका को इसमें सपोर्ट किया जब उनको पता था कि वो नहीं जीत पाएंगे? दैट इज द क्वेश्चन। ये सवाल, इसका जवाब अमेरिका ही आपको दे सकता है, और ये तमाम मुमालिक आपको देखिए क्यों ऐसे मुल्क में बैठे रहे जहां वो जंग नहीं जीत पाए। अब ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका इसका जवाब देगा, और जैसे हमने अपनी तस्वीरी खाके में बताया कि 4 अमरीकी सदूर जिनका मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक था, रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट्स, इन्होंने इस जंग को कंटिन्यू रखा, और अमरीकी सदर जो बाइडन ने इनखला किया उस पर भी उन पर बड़ी कड़ी तनकीद हुई कि ये हेस्ट में हुआ है। और मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, आगे चल के हमारे साथ सुमेरा खान साहबा भी होंगी, जिस तरह काबुल एयरपोर्ट को शानदाना साहबा आपने ज़रूर पढ़ा और सुना होगा, जो वहाँ पर अमरीकी तैयारे मौजूद थे, जो उनका सिस्टम्स था, उन सब को तहोबाला करके तोड़ फोड़ के उस काबुल एयरपोर्ट को डिसफंक्शनल बनाकर अमरीकी जो है वहां से गए हैं। इसकी क्या वजह? रिट्रीट करनी थी तो रिट्रीट के साथ साथ एक फेस सेविंग के साथ करनी चाहिए, तमाम जो सामान पीछे था उसको तोड़ फोड़ के और डिसफंक्शनल बनाकर चले गए। अंदाज साहब देखिए, मैं तो ना सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ ना डिफेंस एनालिस्ट हूँ, लेकिन एक सबसे पहला जो होता है जंग का हिस्सा होता है डिसइंफॉर्मेशन वॉर, या इंफॉर्मेशन वॉर या डिसइंफॉर्मेशन वॉर। जी जी। आपने जब एक जगह से निकलना हो, जल्दी में निकलना कि उनका ये ट्रूप पुल आउट प्रेसिडेंट ट्रम्प का प्लान था, जो बाइडन ने उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन आप क्यों वो असासे छोड़ेंगे, आप वो क्यों एविडेंस क्यों छोड़ेंगे कि वहां पे जो हुआ है? क्योंकि वो मैं कहती हूँ ना कि कहते हैं जंग जो होती है वो हमेशा स्मोक स्क्रीन होती है, ये हमेशा शीशा धुआं, ये झूठ का एक मलबा होता है, क्योंकि जो ज्यादा बेहतर झूठ बोलेगा वही जंग जीतेगा। अब तो इंफॉर्मेशन वॉर हो गए हैं, तो ऑब्वियसली जो अमेरिका वालों ने एयरपोर्ट का हाल किया है, या जो उन्होंने बाकी चीजों का हाल किया है, वो अपनी ही कोताहियां, अपने सीक्रेट्स, अपने राज छुपाना चाह रहे थे। ये तो देखिए, मैं आपको बच्चों वाली बातें बता रही हूँ, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं या जो जनरल साहब दोबारा हमारे पास आ गए, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ ही रहेगा। जनरल क्यूम साहब, सर आपकी बात अधूरी रह गई थी, जरा मुकम्मल कर लीजिएगा, और काबिल एयरपोर्ट पे जो जिस तरह रिट्रीट किया है उस पर भी जरूर अपनी राय दीजिएगा। जनरल क्यूम साहब। दिस शोज कि अमेरिकन की कोई पोस्ट विड्रॉल स्ट्रेटजी नहीं थी, इतना बड़ा डी इंडक्शन होना था, उनके गलत अंदाजे थे कि जी ये 3 लाख की फौज रुकेगी। दे फॉरगॉट के जो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर या जंगों के अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं अनवार। पहली बात है काज फॉर वॉर, के रीजन क्या है जिसके लिए आप जंग लड़ रहे हैं,
और सेकंड जो काज फॉर वार अगर स्ट्रांग हो तो उससे आपको विल टू फाइट मिलती है। देखें ये जो अमेरिकन थे इनकी तो ना काज फॉर वार थी ना विल टू फाइट थी, दैट इज वाई सुसाइड्स हो रही थी। लेकिन जहां तालिबान थे उनकी तो एक जो आइडियोलॉजी वाज द बिगेस्ट वेपन, उनका क्लैनशिप, उनकी जो अपने धरती की जो दिफा करना है वो है। तो कुछ तो तालिबान रेजिस्टेंस कर रहे थे और जो लोग पीछे बचे वो अफगानिस्तान खाली करके नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने कहा जहां नौकरी मिलती है फौज में आ गए इधर उधर। इवन देन इनकी अफगान आर्मी ने बड़ी मार खाई, हर साल तकरीबन 10,000 लोग इनके हलाक होते रहे अफगानियों के हाथों। तो अभी ये इन्होंने उजलत के अंदर किया है। देखिए इसमें जो मैं हेनरी किसिंजर का एक 15 अगस्त को एक उसका अपना एक एनालिसिस आया है जी। उसने कहा जी अमेरिकन के साथ जो कुछ हुआ बैक इट इज ए सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड एंड दे ही सेड कि इन्होंने अटेनेबल ऑब्जेक्टिव नहीं रखे, इनके ज़हन में मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स एब्सोल्यूट थे लेकिन पॉलिटिकल फॉल आउट एंड डिप्लोमेटिक इसके रिजल्ट्स जो थे वो वेग थे और वेवरिंग थे, दैट इज द रिजल्ट। एंड ही सेड कि वी हैव नो स्ट्रेटेजिक मूव नाउ टू रीड्रेस ये जितना हमारा डैमेज हुआ है इस डैमेज को कंट्रोल करने। इसी तरह एक फ्रेंच जर्नलिस्ट ने पूछा ब्राजील्स्की से जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था उस वक्त जब ये मुजाहिदीन को हमने लॉन्च किया अगेंस्ट सोवियत यूनियन, तो उसको कहा गया कि आप लोगों ने मुजाहिदीन को थापड़ा मारा और मुजाहिदीन उनको पड़ गए और वो खत्म, उसके बाद ये तालिबान आ गए, अफगानिस्तान तबाह हो गया, तो डू यू रिग्रेट कि आपने ये गलत किया? उसने कहा देखो देयर आर टू थिंग्स, आप कंपेरिजन करो, एक तरफ ये तालिबान है जो नाराज भी हैं, जिनके हम कोलैटरल डैमेज हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हमें अवार्ड ये मिला है कि हमने सोवियत यूनियन को टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या ये फायदा ज्यादा था या वो फायदा? सेकेंडली कुछ मुसलमान मुल्क नाराज हुए होंगे कि मुसलमान मुल्क पे चढ़ाई की है, यस वो अपनी जगह है, लेकिन हमने सेंट्रल यूरोप को और ईस्टर्न यूरोप को आजाद करा लिया कम्युनिज्म से और वो मतलब बर्लिन वॉल टूट गई और हम उधर से उधर, तो उनका अपना एक व्यू है और ये ख्याल है। लेकिन मुअर्रिख जब तारीख लिखेगा तो वो देखेगा कि ये हजीमत है और यही चर्चिल ने कहा था कि अमेरिकन एट द एंड वुड टेक राइट डिसीजन लेकिन बिफोर दैट दे विल एक्सरसाइज ऑल अदर ऑप्शंस। मेरे ख्याल में इनको तारीख से सबक नहीं सीखा एंड दे डिडंट रियलाइज कि बरतानिया से जब 1839 में जब ब्रिटिश आर्मी इधर दाखिल हुई थी और वो जब वापस गए 1842 में तो एक सोल्जर सिर्फ वापस गया, बाकी सबको उन्होंने हलाक कर दिया था। ये इनके अपना एरिया है, ये इनकी ट्राइबल सोसाइटी है, वॉर लॉर्ड्स हैं, इनको अपने हालात के ऊपर, और यही पाकिस्तान इनको बार बार कहता रहा। और अभी भी जो हुकूमत की पॉलिसी है या अफवाज पाकिस्तान की जो एनालिसिस हैं वो यही कहते हैं कि हम इनके मामलात में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन हम अपने तौर पर चौकन्ना है। हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो 2600 किलोमीटर है उस पर फेंसिंग है, बट इवन देन डेंजर इज देयर और हमें फोर थॉट करना पड़ेगा कि हमें कैसे इसको हैंडल, सिक्योरिटी को करना है और फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान में पाकिस्तान का एक कलीदी रोल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह दिस इज अ चेंज फॉर द बेटर। जो चैलेंजेस जरूर हैं लेकिन पाकिस्तानी कौम भी एक जिंदा कौम है और अफगान हमारे भाई है, पड़ोसी हैं, इनके 3 मिलियन रिफ्यूजीज हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि ये कंट्रोल कर लेंगे। पंजशीर वैली इज नो इरिटेट, पहले ये पंजशीर वैली और नॉर्दर्न अलायंस के पीछे ईरान था, रशिया था, इंडिया था और सब कुछ थे और वो लड़ा रहे थे जब ये सोवियत का मसला था। अभी तो ईरान भी ऑन बोर्ड है, रशिया भी ऑन बोर्ड है, तो पंजशीर वैली वाले वो क्या करेंगे? तो आज भी वो तालिबान का लीडर कह रहा था कि हम उनसे नेगोशिएट करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो यू विल सी दैट इंशाल्लाह ये जब तालिबान, कल मैं इनके स्पोक्स पर्सन को सुन रहा था, उसने अमेरिकन टेलीविजन के ऊपर वो बता रहा था कि हम जब आए थे पिछली दफा तो पॉपी की जो टोटल कल्टीवेशन हमने खत्म कर दी थी, हमने 95% डिसआर्म कर दिया था टोटल अफगानिस्तान का, जो कोई दूसरा ख्वाब भी नहीं दे सकता। हम पाकिस्तान में भी डिसआर्म करने के मुतामल नहीं होते और हमारा कई दफा ट्राई किए। और उन्होंने कहा कि पूरे अफगानिस्तान के अंदर वेमेन का ये हाल था कि ये आपको सामने मिसाल है कि एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट जो थी, जो इनकी कैदी बनी, जब कैद से रिहा हुई तो वो मुसलमान होगी कि इनका जो रवैया है, तो इनके खिलाफ नैरेटिव बड़ा स्ट्रांग है।
ठीक They है, will have to now excel in diplomacy. एक्सेलेंट डिप्लोमेसी। and- मैं चाहूंगा जनरल साहब आपने बड़ी खूबसूरती से आता किया, जरा मैं शानदाना साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर जाऊंगा। शानदाना, जो अहम नुकता उठाया कि अब तालिबान का असल टेस्ट शुरू हुआ है, विमेन राइट्स, खवातीन के हकूक के हवाले से वेस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो चौकन्ना है, और उनका ये कहना है कि जी इंसानी हकूक जो है उनको पामाल नहीं होने दिया जाएगा, और उनकी जो मेयार है उन पे परखा जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, being a women parliamentarian with a Pakhtun background, आप क्या समझती हैं तालिबान दे हैव लर्न देयर लेसन? ये जो 20 साल की वॉर है, अब जो तालिबान की लीडरशिप सामने आई है, आप समझती हैं उनका बर्ताव अब तक जो है वो मुनासिब है, और जो चेंज बिहेवियर है वो वक्त के तकाजों से हम आहंग है? शुक्रिया अनवर साहब, बहुत कुछ अहम नुकात आपने उठाए। मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन उसके बाद मैं कुछ और चीज़ें उठाना चाह रही हूँ। पहले आपने ये कहा कि वेस्ट यानी कि मगरिब को खवातीन से की ज़्यादा फिक्र होती है। अगर ये सच है तो ये बहैसियत एक मुसलमान कौम हमारे लिए बहुत ही गमगीन दिन है, कि क्योंकि जितनी इज्जत हमारे दीन में दी जाती है खवातीन को, वो शायद और कोई दीन ना देता हो। लेकिन अगर वाकई दुनिया में ऐसा हो चुका है कि मगरिब ज़्यादा खवातीन को इज्जत दे रहा है और ज़्यादा उनके हकूक़ की हिफाजत कर रहा है, तो शायद हमें बहुत गहरी सोच करनी पड़ेगी, और शायद ये तालिबान और अफगानिस्तान की बातों को छोड़ के हमें अपना नेशनल कैरेक्टर देखना पड़ेगा। जी, जहाँ तक अफगान खवातीन की बात रही, आपको पता होगा कि पिछले 1 साल से स्पीकर नेशनल असेंबली ने प्राइम मिनिस्टर की हिदायत से पाक अफगान जो हमारा पार्लियामेंटेरियन ग्रुप था उसको रिवाइज किया। मुलाकातें हुई, बहुत सारे अफगान ग्रुप्स आए, हर किस्म के लोगों से हमारी मुलाकातें हुई, और हमने एक बात तब भी उनको अश्योर की थी, अभी भी अश्योर करते हैं कि ये अफगान लेड, अफगान ओन्ड, अफगान प्रोसेस होगा अमन का, जो भी होगा, वो चाहे खवातीन के हवाले से हो, वो चाहे माइनॉरिटीज यानी अहले के हवाले से हो। और पाकिस्तान इसमें किसी की भी साइड लेने को तैयार नहीं है एट एनी पॉइंट, क्योंकि जब तक, जिस तरह आपने शुरू की बात की ना कि अफगानिस्तान में कभी भी किसी ने उनको कॉन्कर नहीं किया, तो अगर अफगान खुद इस प्रोसेस को नहीं ऑन करेंगे अपनी खवातीन को हकूक देने का, अपने बच्चों को, अपने माइनॉरिटीज को इज्जत देने का, उनको पनाह देने का, उनको अमन देने का, तो चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो कोई और वो रह नहीं पाएगा। अफगानों का नेचर एक ऐसा उनका नेचर है कि वो शायद ही दुनिया में ऐसे कोई अनपैरेलल्ड मुल्क हो। ये मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ, उनकी बुराई नहीं कर रही। दूसरी बात, मैं अमेरिका को इतना हल्का नहीं लूंगी। बहुत लोग कह रहे हैं कि जो अमेरिका, खासकर जो इंडियन कमेंटेटर्स हैं वो डबल गेम खेलते हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान ने बेवकूफ बनाया, अमेरिका को इसने बेवकूफ। अमेरिका को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, मैं इतना आपको बता दूं। अमेरिका जो भी करता है वो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट देख के करता है, ना वो अफगान इंटरेस्ट को देखता है, ना पहले उन्होंने देखा था, ना अभी वो देखेंगे, और ना अमेरिका किसी और की थर्ड कंट्री के इंटरेस्ट को देखता है। वो सिर्फ अमेरिका और अमेरिका के इंटरेस्ट को देखता है। इसलिए खित्ते में क्या होने वाला है इसका कहना बहुत मुश्किल है। दुआ हमारी ये है कि, क्योंकि जब मैं खुद काबुल गई थी इस साल फरवरी में, मैं मादम नफीसा ख्वाजा का पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया था। अच्छा। और उसमें हमें तमाम अफगानों ने एक ही बात कही, जो उनका एक नेचर है और जिसको एडमायर करना चाहिए, उनकी अच्छाइयों को पसंद करना चाहिए। उन्होंने एक बात हमें कही, जब हम पूछते थे कि क्या हालात है, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा, वो एक बात कहते कि थोड़ा सा थक गए। अभी हम कहते हैं ना अंडरस्टेटमेंट ऑफ द सेंचुरी, कि 40 साल से ज्यादा जंग हो रही, कह रही थी थोड़ा सा थक गए। उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी दुआ है कि अमन उनके मुल्क में आए, और जो वज़ीर आज़म शाह महमूद, बाकी तमाम ममालिक, तुर्की, रूस, सब की कोशिशें हैं कि इंट्रा अफगान डायलॉग हो, आपस में बैठ के बात करें। तालिबान हो, जितनी भी फैक्शंस हैं, चाहे पंजशेर की बात करें, चाहे बाकी सूबों के करें, आपस में ये लोग बात करें, और बगैर खून, जिस तरह पता है मक्का में हुआ था कि एक कतरा खून बहे बगैर, उस ऐसे खित्ते में अमन आ गया कि जिस अमन में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये तो रही हमारी होप्स की बात। जहां तक रही एज ए वुमन पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम पाकिस्तान की, मैं ऑब्वियसली जो अपने लिए चाहती हूँ वो मैं अपने मुसलमान बहन के लिए भी चाहूंगी। और ये बात लोग भूल जाते हैं, अफगानिस्तान को विलनाइज करने में हम भूल जाते हैं कि ये हमारे मुसलमान भाई हैं। इनको हमने बना इसलिए नहीं थी कि हम इससे एहसान कर रहे थे, लेकिन एज ए मुसलमान नेबर ये हमारा फर्ज था कि इनकी सिक्योरिटी को देखा जाए। अक्सर लोग अमन की आशा की बात करते हो, मुझे अक्सर इस पर हंसी भी कभी कभी आती है, क्योंकि अमन की आशा आप किसके साथ करने जा रहे हैं? जिन्होंने 75 साल से मुसलमानों का खून किया है, जो रेप किया है मुसलमान औरतों को, जिनका बेड़ा गर्क किया है, और यहाँ ये हाल है कि अफगानिस्तान से नफरत करो, इंडिया से अमन करो। तो इसलिए हमें अपने भी जरा पैरामीटर्स देखने होंगे कि हम किस सोच के हामी हैं। लेकिन जहां तक अफगानिस्तान की बात है, मैं तो तवक्को ही कर सकती हूँ, और मैंने 2-3 आर्टिकल्स भी देखे इंटरनेशनल कमेंटेटर्स के, कि जी जो 20 साल पहले के तालिबान थे और जो 20 साल पहले का अफगानिस्तान था वो नहीं है। अच्छा है कि बुरा है, ये वक्त ही बताएगा।
लेकिन जो हमें सुनने में आ रहा है, और ये याद रखिएगा अनवर साहब, ये कभी नहीं हो सकता था कि तालिबान इतनी जल्दी इतने बड़े इलाके पे काबू पा लेते अगर उनके पास लोकल गांव की या देहातों की लोगों की सपोर्ट ना होती। अफगानिस्तान के लोग तंग आ गए जंगों से। तो ये कहना कि ये पाकिस्तान ने किया या ये पाकिस्तान की जीत है, ये बहुत ही बचकाना बातें हैं। और ये मैं सिर्फ इंडियन कमेंटेटर्स और उनके टीवी शो से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। रियलिटी ये है कि जिस तरह, अगर आप याद है ईरान, लोग कहते हैं कि तेहरान वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। तेहरान अहेड ऑफ इट्स टाइम नहीं था। तेहरान वाज इनकॉन्ग्रुएंट। तेहरान को कुछ समझ ही नहीं थी कि बाकी ईरान में क्या हो रहा है। ये मैं पुरानी बात कर रही हूँ, आज से 20 साल पुरानी, 40 साल पुरानी। इसी तरह जिस बंदे को ये नहीं पता कि ऑन द ग्राउंड अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, आपने जिस तरह खुद बताया कि आप पश्तो स्पीकिंग हो, मेरा उस इलाके से ताल्लुक है और मुझे लोगों की हिस्ट्री पता है। मुझे पता है कि कितनी डिग्निटी से पाकिस्तान ने वक्त गुजारा। और जनरल साहब ने सही फरमाया कि पाकिस्तान में एक जमाने में 4 मिलियन यानी 40 लाख अफगानों को रखा हुआ था। अभी भी 30 लाख बताए जाते हैं, अभी भी 30 लाख। जी, 1.5 लाख रजिस्टर है, 1.5 लाख अनरजिस्टर है। और मैं आपको एक बात बता दूं, वो भी अक्सर बेचारे सियासत की पीठ चढ़ते हैं। जब हमें कोई चोर चक्का ढूंढना होता है तो अफगानों पे ब्लेम कर देते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा, ये मैं हर टीवी शो में कह चुकी हूँ, जो पाकिस्तान के हमारे ख्वाब हैं इंशाल्लाह कि हमें ग्लोबल पावर बनेंगे, नेशनल पावर बनेंगे, वो अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है। ये आपने हम लोग तो उठाया। मैं इसी पे जनरल साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। जनरल साहब, आप इस हवाले से बताइएगा, जो शानदाना ने बात की, हमारे जितने भी इस वक्त इकोनॉमिक प्लान्स हैं वो जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान में पायदार अमन से, सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, माफ कीजिएगा, तुर्कमेनिस्तान से। कितना क्रिटिकल होगा? और पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि जो कलदम तंजीम है TTP और दैश खुरासान जो है वो भी कुछ हमें एक्टिव नजर आए। 2600 किलोमीटर बॉर्डर की आपने बात की, हमें क्या पेशबंदी करनी होगी इस हवाले से एज फॉर एज बैंड TTP इज कंसर्न? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अफगानिस्तान का अमन जो है वो पाकिस्तान के अंदर अमन के लिए ज़रूरी है। और अफगानिस्तान एट वार होगा तो पाकिस्तान के लिए मसाइल में इजाफा होगा, रिफ्यूजीज हैं, इकनॉमिकली भी। अभी वो कहते हैं कि अबाउट 1 मिलियन जो कंटेनर्स हैं अमेरिकन, वो हमारी सड़कों से गुजर के अफगानिस्तान गए, हमारे एयरपोर्ट यूज हुए, हमारी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही होगी। और हमने सफर किया और फिर $150 अरब बताया जाता है गालिबन। 70,000 लोग जो हैं वो तकरीबन 70,000 लोग शहीद हुए। इसके अलावा 123 बिलियन डॉलर की जो वो है इकोनॉमी का लॉस हुआ। तो ये बड़ी ठीक और सच्ची बातें हैं। देखिए, इसमें एक ये कहा जाता है कि अमेरिका, ये ठीक बात है कि अमेरिका एक सुपर ताकत है, आज भी वो मुआशी लिहाज से भी और मिलिट्री लिहाज से भी बिल्कुल वो सुपर है। लेकिन ये जो उनकी हजीमत हुई है, इसका डैमेज कंट्रोल जो है, वो उनका जो इंटरनेशनल क्लाउड था सुपर पावर का, वो बड़ा बुरी तरह मजरू हुआ है। और सेकेंडली, नेटो के साथ भी इनकी अंडरस्टैंडिंग में जो डिफिकल्टी होगी, बिकॉज वो इनकी मदद के लिए आए थे और इन्होंने बहुत सा उनको कंसल्ट भी नहीं किया कई जगहों के ऊपर, तो वहां भी जो है वो एक इनका डिफरेंस था। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पॉलिसी अभी है ना अमेरिका की, वो होनी चाहिए कि दे शुड रिकंसाइल विद देयर मिस्टेक, और ये कहें कि अफगानिस्तान के अंदर एम्बेसी भी रखें, अपना कनेक्शन भी इस रीजन से ले गए, अपना डिप्लोमेटिक मिशन जनरल साहब। और हमारे ऊपर जो मसला है वो CPEC का भी है, यानी CPEC के अंदर अफगानिस्तान की इंक्लूजन होगी। CPEC के लिए हमारा जो एवेन्यूज ओपन करेंगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ। TTP का आप देखेंगे कि अल्लाह के करम से कला कमा होगा, लेकिन इक्का दुक्का वाक़यात इधर उधर, चूंकि इंडिया का राह भी जो है एक्टिव है हर जगह पे, वो तो मुल्कों के अंदर घुस होते हैं ना मुख्तलिफ बेस में। ईरान में वो जो यादेव है क्या कर रहा था, वो बिजनेस कर रहा था एयरपोर्ट पे, तो पता तो होता कोई नहीं। इन सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा, और अफगानिस्तान के साथ भी, और अपनी डिप्लोमेसी को सिर्फ रीजन तक महदूद हम ना करें। हम इसकी जो ताने बाने हैं बैनुल अक़वामी सतह पे अपनी तन्हाई को खत्म करें, अमेरिका के साथ एक अंडरस्टैंडिंग करें और उनके स्ट्रेटेजिक डायलॉग, और अमेरिका को ये एडवाइस करें कि मिडल ईस्ट का अमन जो है वो पैलेस्टाइन्स के ऊपर, और आपकी रॉन्ग मिडल ईस्ट पॉलिसी की वजह से वो मजरू हुआ, और साउथ एशिया का अमन जो मजरू है वो कश्मीर के ऊपर आपकी जो गलत पॉलिसी है और आपकी जो बैकिंग है इंडिया की, उसकी वजह से यहां अमन नहीं है।
अदरवाइज अगर पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस भी ठीक हो तो इस खित्ते के अंदर फिर सार्क इफेक्टिव हो जाए, मईशत को तेज किया जाए, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से आपकी गैस तेल, अभी आप ईरान से आपकी जो पाइपलाइन है ऑयल की या गैस की पाइपलाइन, उसके ऊपर भी अमेरिका ने सैंक्शन किया, अगर करेंगे तो आप पे ये होगा। तुर्कमेनिस्तान से हमें लाइन आती है, टर्माइल था अफगानिस्तान में, वो नहीं वो आपका हो रहा। तो ये चीजें इकोनॉमिकली बड़ी अच्छी हैं। तो आई थिंक इसके ऊपर हमें प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी निकालनी होगी, आगे का सोचना होगा कि हमें नई अफगान गवर्नमेंट जो कि अभी आ गई है, और हमारी पॉलिसी यही है कि अफगानिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट होगी वो हमें एक्सेप्टेबल होगी। हमने जो अशरफ गनी की हुकूमत को भी एक्सेप्ट किया हुआ था, इसको भी अपने दोस्तों के साथ सलाह करके फौरी तौर के ऊपर एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि इनकी ट्रांजिट ट्रेड हमारी तरफ है, लैंड लॉक्ड है, इनके हर रोज आना जाना है, मेडिकल एड इनको यहां से जाती है, इनकी फूड रिक्वायरमेंट यहां से पूरी होती है। ये करके अब बाकियों को भी साथ मिला के हम एक स्ट्रांग फुटिंग पे आगे चलें और इंडिया को आइसोलेट करें, क्योंकि इंडिया का प्लान पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना और इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करना। और उन्होंने एक जो नैरेटिव बनाए हुए ना, अभी उनका अगले दिन एक MI उनकी इंटेलिजेंस का जो कर्नल कह रहा था, ये सब वी सलूट पाकिस्तान आर्मी एंड ISI, ये अपने नैरेटिव को वो स्ट्रांग करना चाहते हैं। हमारा स्टांस वही है जो शंदाना ने बड़ा खूबसूरती से बयान किया कि ये अफगान ओन, अफगान लेड, अफगान कंट्रोल्ड सिस्टम है और वही चलना चाहिए, और ये उनकी अपनी एफर्ट है। आपके नेटो की फोर्सेस और अमेरिका अफगानिस्तान में बैठ के वहां की सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सका, तो पाकिस्तान अपने मसाइल में खूब हुआ है, हम कैसे जाके उस बैटल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें जोर देना। बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, आपने हमारे साथ नशिस्त की, और शानदाना गुलजार साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फे लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो ज़रा अमेरिका की से भी राय लेंगे और डॉक्टर आदिल नजम साहब से बात करेंगे कि वहाँ पर आज के दिन को किस तरह देखा जा रहा है। जैसे हमने आपको तस्वीरी खाका पेश किया था, इट स्टार्टेड फ्राम US और आज 31 अगस्त 2021 को तवील जंग ख़त्म हुई, क्या रिएक्शन है इस पर गुफ्तगू कर रहे होंगे, और काबुल से भी राय लेंगे कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते प्रोग्राम 10 तक के साथ रहिए। डियाना प्रिंसेस ऑफ वेल्स का इंतकाल 31 अगस्त सन 1997 को हुआ। उनका इंतकाल पेरिस की एक टनल में कार हादसे के नतीजे में हुआ, जिसमें वो शदीद जख्मों की ताब न ला सकी। उनकी उम्र 36 बरस थी। गाड़ी की तसादुम के वक्त रफ्तार 95 से 110 किलोमीटर फी घंटा थी, जो 50 किलोमीटर फी घंटा की हद रफ्तार से तकरीबन दुगना थी। इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे हर साल 31 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद ज्यादा मिक़दार के बारे में शऊर उजागर करने के अलावा मनशियात से मुतल्लिक़ा अमवात को कम करना और इस हवाले से अहले खाना और दोस्तों के गम को तस्लीम करना है। पहली मर्तबा ये दिन सन 2001 में ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया। किर्गिज़स्तान ने 31 अगस्त सन 1991 को रूस से आज़ादी हासिल की। इस मुल्क का दारुल खिलाफा बिश्केक है। किर्गिज़स्तान की तारीख मुख्तलिफ सकाफतों और सल्तनतों पर मुहीत है। या अल्लाह, मेरे अर्तुरुल और उसके सिपाहियों की हर तरह की मुश्किलात से हिफाजत फरमा। इस इलाके में वो मलून मंगोल दीमक की तरह फैलते जा रहे हैं। उन्हें खत्म करना हम पर लाजिम हो गया है। हम मशरिक से आए तूफान की तरह तुर्कों पर टूट पड़ेंगे। अर्तुरुल भाई का इन मलूनों के दरमियान रुकना किसी हाल में अच्छा नहीं। मुमकिन है वो रियासत की सालमियत की खातिर खुद को कुर्बान कर दें।
इंतकाम लेने का वक्त मेरा है। आलमी बरतरी के लिए कौमों के दरमियान बनते बिगड़ते इत्तेहाद हों या फिर आलमी दुनिया में माशी मफादात की जंग, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस हैरत कदे में ये जानना भी जरूरी है कौन निकल गया आगे और कौन रह गया पीछे। नित नई इजादात हमारी दुनिया को किस तरह से तब्दील कर रही हैं? क्या मौसमियाती खतरात दुनिया को कर पाएंगे मुत्तहिद, या फिर सनती दौड़ इसी तर्ज पर रहेगी जारी? मैं हूँ आपके साथ आपकी मेजबान आसमा इकबाल। पाकिस्तान के नौजवानों, ये कभी ये ना समझना कि जिंदगी आसानी से हो जाएगी। अगर आसान जिंदगी है तो इसका मतलब कि आप जिंदगी में आपकी कोई हैसियत नहीं है। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। इंसान, एक कौम खड़ी तब होती है, रिस्पेक्ट ही दुनिया में तब होती है जब वो खुददार है। वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी हमने ब्रेक पर जाने से कबल आपको पर्सपेक्टिव दिया था पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का। अब हम जरा पर्सपेक्टिव यूएस और काबुल से आपके लेकर आएंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे निहायत मोहतरम है डॉक्टर आदिल नजम साहब ने, जो डीन है बॉस्टन यूनिवर्सिटी के, और अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप। और हमारी कुलीग हैं सुमेरा खान साहबा, जो काबुल में इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ से ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्टिंग कर रही हैं। सुमेरा खान साहबा, आप दोनों मौसम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। टू स्टार्ट विद प्रोफेसर साहब, सर बताइएगा, अमेरिका की तवील तरीन जंग, हमने कुछ तस्वीरी खाका भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया। 9/11, उसके बाद अफगानिस्तान पे जंग और 4 सदूर ने ओवरसी किया, और आज 31 अगस्त 2021 को हमने देखा कि उनके आखिरी फौजी जनरल क्रिस जब वो तैयारे में बैठे थे उसकी तस्वीर सामने आई। क्या इस वक्त अमेरिका में एक राय पाई जाती है इस अफगानिस्तान जंग के हवाले से? क्या खोया अमेरिका ने और क्या पाया? खोया ज़्यादा, और जहाँ तक ये है कि तासुर क्या है, एक तरह से आप समझ लें सकता है, हैरत है, और अभी डाइजेस्ट हो रही है, ये इतनी बड़ी खबर है। तो एक जी उनमें तो ये तासुर है कि यार ये कैसे हो गया, जी कैसे आ गए। ये तो उनको पता था, जब कतर में आपकी डील हुई तो जाहिर है यही होना था। लेकिन जो सकता है वो इस बात पे कि एकदम इतनी जल्दी जो है तमाम 19 साल की जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो आइडियोलॉजी की हो, चाहे वो हुकूमत की हो, गवर्नेंस की हो, वो कैसे बैठ गई, वो सकता है। और उसकी कॉस्ट जो है वो जो बाइडन पे आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहता चलूं कि ज्यादातर अमेरिका को तो अगर आप सड़क पे रोक के पूछें कि आज अफगानिस्तान में क्या हुआ, तो वो शायद कोई क्विजिकल शक्ल बनाएंगे, अच्छा कुछ हुआ। क्योंकि इस वक्त अमेरिका के अपने मसाइल इतने बड़े, उनके अपने अंदर की तोड़फोड़ इतनी बड़ी है, उनकी सियासत इतनी बिखरी हुई है, उनकी कोविड ऐसी है कि इन अ वे अगर आप अमेरिकन नॉर्मल खबरें देखें लोकल चैनल्स पे, तो अफगानिस्तान का जिक्र जो है वो वाजिबी आता है, आता ज़रूर है। तो मेरे ख्याल में ये टाइम लेगा डाइजेस्ट करने को। और असली आखिरी बात मैं ये करता चलूँ कि जो अमेरिका 19 साल पहले अफगानिस्तान में आया था, वो अमेरिका नहीं है जो 19 साल बाद वहां से जा रहा है। जो अमेरिका जा रहा है उसकी जो सूरत हाल है वो बड़ी फर्क है। वो अब दुनिया की वाहिद सुपर पावर नहीं है, वो एक ऐसे रीजन में है जहां चीन का भी राइज है। उनके जो इत्तेहादी हैं यूरोप में, जो उनके नाम पे अफगानिस्तान उनके साथ गए लड़ने, उनकी नाराजगियां भी बहुत सख्त हैं। सो फॉर अमेरिका ये कहानी अभी खत्म यकीनन नहीं हुई। आपने कहा अमेरिका के लिए कहानी खत्म नहीं हुई। सुमेरा खान हमारे साथ हैं, उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करें। सुमेरा, आप हैं हमारे साथ? जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, आपने कहा कि अमेरिका में सकता है। अच्छा सुमेरा साहब, सुमेरा साहब आप मुझे सुन पा रही? जी जी बिल्कुल मैं अच्छा, मुझे जरा बताइएगा, हमने एक पर्सपेक्टिव तो लिया, आपने सुन लिया होगा, डॉक्टर आदिल नजम साहब ने कहा वहां तो सकता है और डाइजेस्ट होने में वक्त लगेगा, लेकिन अमेरिका वो नहीं है जो 19 साल था
कबल था, अब अमेरिका की पोजीशन मुख्तलिफ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज काबुल में 31 अगस्त 2021 ज़बीला मुजाहिद साहब कहते हैं कि हकीकी मानों में आज़ादी मिल गई है। क्या इस वक्त वहाँ फीलिंग पाई जाती है? और काबुल एयरपोर्ट के हवाले से बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पर जब अमरीकी वहाँ से उन्होंने इनखला किया तो पीछे क्या चीज़ छोड़ के गए? मैं चाहूँगा आप अपनी ज़बानी बताइएगा कि काबुल एयरपोर्ट के इस वक्त क्या सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया अनवार आपका। और काबुल एयरपोर्ट में अगर कम अल्फाज में ज़्यादा समेटने की कोशिश करूं तो हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर सिविल एविएशन के या सिविलियन एयरक्राफ्ट्स के की जो हवाई पट्टी है उसके बिल्कुल सामने एक दुनिया के बड़े बेसिस में इसका शुमार होता था। आज वो बिल्कुल कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रहा था और मैं गालिबन कुछ 3:30 पौने 4 बजे के करीब गई थी, जब उस वक्त तक अनस हकानी अपना दौरा कंप्लीट करके जा चुके थे। यहाँ पर जो मैंने हालात देखे वहाँ पे यकीन करें मुझे 7 अक्टूबर और 2001 का वक्त याद आया। मैं उस वक्त एक स्कूल स्टूडेंट थी और मैं अपने क्विज शो के लिए तैयारी कर रही थी, कॉलेज स्टूडेंट थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पहली बमबारी हुई थी अफगानिस्तान में और कमोबेश कोई 50 से 55 मुल्कों के झंडे लहराए गए थे इसी एयरपोर्ट पर, बगराम एयरबेस के ऊपर। और एक तरह से एक अनदेखी धमकी पाकिस्तान को भी दी गई थी कि हम तुम्हारे पड़ोस में आकर बैठ गए हैं और देखते हैं कि अब क्या होता है आगे तुम्हारे साथ, क्योंकि हम उससे कुछ अर्सा पहले ही हम एटमी धमाके करके बैठे थे, हम पर पहले ही सैंक्शंस थी, हम मुआशी पाबंदियों में से गुजर रहे थे। तो एक ऐसा वक्त था कि पाकिस्तान में बहुत से हलकों ने कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान जो है अपने फॉल की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान शायद खत्म होने वाला है। लेकिन आज जब मैंने एयरपोर्ट की हालत देखी वहां पर ना करते हुए भी अगर मैं एक रफ हिसाब लगाऊं तो $1 बिलियन के करीब उनका वो अपना जंगी साजो सामान, बमाए हथियार, बमाए एनवीडीज, बमाए मैन पैड मिसाइल्स, बमाए उनकी हमवी गाड़ियां, उनके CH-47 और 46 चॉपर्स, उनके अपाचीज और उनकी शिनूक्स, ये सारा सामान हमने आज अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने क्या हाल किया। और तो और वो अपने $1 मिलियन जिन कुत्तों की ट्रेनिंग पे लगते हैं, उनको स्निफर्स या वो जंगी माहौल से जिनको वो आशना किया जाता है और फिर वो उनके काम आते हैं मुजरिमों को पकड़ने के लिए, क्रिमिनल्स के लिए, आज वो 15 से 20 वो कुत्ते भी छोड़ गए वहां पे। हालांकि एक बड़ी एफिलिएशन होती है, यूएस फोर्सेस हमेशा बड़ा फख्र महसूस करती है इस चीज के अंदर कि हम इंसानों की इतनी नहीं परवाह करते जितनी जानवरों की करते। तो आज उनका भी हाल देखकर मुझे बहुत तकलीफ का एहसास हुआ। लेकिन ये एयरपोर्ट की हालत देखना सिर्फ एक कवरेज नहीं था मेरे लिए। आज मैंने एक तीसरी सुपर पावर, जो इससे पहले बरतानिया, फिर सोवियट्स, फिर अभी अमेरिका, ये तीनों अपनी किस्मत आजमाई कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से एक सबसे बड़ा सबक ये जाता है कि मैं इसको कभी भी सुपर पावर्स का ग्रेवयार्ड नहीं कहती, मैं इसको सुपर पावर्स के लिए शतरंज की बिसात कहती हूँ हमेशा। कब्रिस्तान का लफ्ज किसी भी मुल्क के लिए इस्तेमाल करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस शतरंज की बसात पर कामयाबी किसी की भी नहीं है, लेकिन हार हर एक का मुकद्दर है। तो यहाँ से आज पूरा वक्त शायद मैं माजी के ही ये गुजरे कुछ दोनों दहाइयों में सफर करती रही हूँ ज्यादातर। और मुझसे यकीन जाने कि जब मैंने अफगानों की तादाद देखी कि उसमें अफगान कितने शहीद हुए हैं, उसमें 2500 से ज्यादा अमरीकी जो है वो जानों से हाथ गंवा बैठे, फिर हमारे मुल्क में आए। इस जंग की वजह से हमने 80-85 हजार के करीब अपना बंदा जो है वो उसको शहीद करा दिया, वो इस जंग की नजर हुए हैं। तो इट्स नॉट जस्ट आई डोंट डीम इट जस्ट एयरपोर्ट। ये एक एयरपोर्ट नहीं है, एक एयरबेस नहीं था, ये एक पूरी लेगेसी थी अमेरिका की। और आपने मेजर जनरल क्रिस का जिक्र किया, क्रिस डुनो का, और वो 82nd एयरबॉर्न के कमांडर भी थे। वो गाहे बगाहे यहाँ पे डिफरेंट टेन्योर्स में सर्व भी करते रहे। और उनके आखिरी अल्फाज मुझे उनके कॉलीग ने बताए जो उस वक्त बस तैयारी में थे जाने के, और उस सोल्जर से हमारी बहुत अच्छी मुलाकात थी जब हम लास्ट टाइम गए थे कवरेज के लिए। तो ही टोल्ड मी कि क्रिस said his last word to the Afghanistan and he said that I'm leaving Afghanistan with a heavy heart। और ये कह के फिर वो जहाज में सवार हुए। तो उन्होंने बाकायदा अलविदा कहा। और मेरा ख्याल है एक यूनिफॉर्म बंदे के लिए दूसरे मुल्क में जाके अपने मुल्क के बिहाफ पर लड़ना और फिर वहां से रिट्रीट करना, ये बहुत बड़ी एक अहम नुकता उठाया। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब, ये जो रिट्रीट किया अमेरिका ने, आप किस तरह इसके बहुत से पैरेलल ड्रॉ किए जा रहे हैं वियतनाम वॉर से, और जब वो आखिरी तैयारा भी फजा में उड़ा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है आप भी तारीख के स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह प्रोफेसर हैं,
इस रिट्रीट को अमेरिकी तारीख में कैसे याद किया जाएगा? यार बड़े दुख और दर्द से याद किया जाएगा, और मेरे ख्याल में इस पे किताबें लिखी जाएंगी, डिसर्टेशन लिखे जाएंगे, और इसका क्या क्या इसके नतीजे होंगे। और पहला तो ये होगा ना कि देखें अनकरीब आप जो है 9 दिन बाद 10 दिन बाद 9/11 की 20वीं एनिवर्सरी होगी। यस, तो मेरे ख्याल में पहली रेकनिंग तो उस वक्त होगी कि जब एकदम अमेरिका ये भी सोचेगा यार कि जिस इस 9/11 के बाद हमने जो सबसे बड़ा कार्रवाई की, आज उस पूरे मुल्क पे तालिबान का झंडा चल रहा है। सो यकीनन ये एक मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, और ये मोमेंट बहुत चलेगा। और जैसे मैंने कहा इसके दूसरे मुहर्रिकात बहुत होंगे, लेकिन अगेन आई विल से कि अगर अफगानिस्तान कुछ सिखाता है सारी दुनिया को, सिर्फ सुपर पावर को नहीं, हर एक को सिखाता है कि तारीख को फॉर ग्रांटेड ना लो। सो ये सिर्फ सुपर पावर्स की कहानी नहीं है। जब मुजाहिदीन आए थे तो वो भी 3 दिन में आ गए थे, या समझ रहे थे कि आ गए थे। जब तालिबान पिछली बार आए थे इस शेर के ऊपर चढ़ने को, तो वो जो उनकी जब गिरी तो वो भी इसी तरह एक हफ्ते में गिर गई। सो अब जो है यही जो शेर है ये अब तालिबान के हाथ आ गया, और उनके लिए भी उसी किस्म के मसाइल होंगे। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की तारीख हमें ये बताती है कि यहाँ कभी भी फैसला कर लेना कि कहानी इस तरह खत्म हुई, वो हमेशा ही कबलस वक्त होता है, और आज यकीनन कबलस वक्त है। लेकिन अमेरिका के लिए इट विल बी अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड अगेन मैं ये कहूंगा सिर्फ अफगानिस्तान के हवाले से नहीं, आई थिंक कि उनकी सुपर पावरनेस के हवाले से। वियतनाम और इसमें बहुत फर्क भी है। अच्छा, लेकिन एक फर्क उसमें से ये है कि वियतनाम से जब अमेरिका निकला था तो दुनिया की कैफियत फर्क थी, और आज जो है दुनिया की बिसात फर्क है। थोड़ा सा मुझे ये भी बताएगा डॉक्टर साहब कि एक तो जाहिर बात है फौजी हजीमत का सामना करना पड़ा, और जैसे सुमेरा भी कह रहे हैं कि जनरल क्रिस डोने का ये बयान था कि ही इज़ लिविंग विद अ हैवी हार्ट। ज़ाहिर हाथ कुछ नहीं लगा, और मॉडर्न तरीन असला जो है वो जिस भी हालत में है वो अब अफगान तालिबान के कंट्रोल में है। साथ में जो इमदाद दी जा रही थी अमेरिका की जानिब से उस पर भी बंदिश कर दी गई है, $9.2 बिलियन। फिर IMF वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी एड सस्पेंड कर दी है। तो अमेरिका तो ख्वाह है कि वहाँ अमन का गहवारा बने। ये जो मुआशी बंदिशें लगा दी हैं, इसको आप किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं? यार ये बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में करीब अब जो है जो अगले हफ्तों में जब आप बात करेंगे अपने मेहमानों से, तो हम ये मुआशी सूरत हाल जो है इस पर बार बार बात करेंगे। और उसकी वजह यह है कि एक तो देखें, या तो तालिबान वापस चले जाएंगे जैसे वो पिछली हुकूमत में थे, जिसका मतलब ये है कि उनको मईशत की कोई फिक्र नहीं थी। तो उनको फिक्र नहीं थी कि बिजली आती है कि नहीं आती, बिकॉज उनका इंटरेस्ट नहीं था कि एक मॉडर्न इकोनॉमी हो। मेरी बात मानो वरना मैं सर काटता हूँ, मेरी बात मानो वरना मैं हाथ काटता हूँ। लेकिन वो एक फर्क किस्म की चीज थी। अब अगर इसको हमने एक फंक्शनल इकोनॉमी बनाना है, अगर तालिबान ये चाहते हैं, तो उनके मसाइल बढ़ जाएंगे कि वो कैसे बनेगी। काबुल में 19 साल में एक नस्ल बढ़ गई है जिसकी अपनी तवक्कुआत है। उनकी तवक्कुआत है कि वो कैफे चला रहेगा, उनकी तवक्कुआत है कि इंटरनेट चलता रहेगा, उनकी तवक्कु है कि जी बिजली चलती रहेगी। अब उनके मसाइल जो है गवर्नेंस के हो जाएंगे। और इसमें जो मैं बात करूंगा आपसे वो मईशत की, वो ये है कि अगर तो इन अ वे इंटरनेशनल कम्युनिटी मेरे ख्याल में कोशिश करेगी कि उसको लेवरेज यूज करे तालिबान के साथ, क्योंकि अगर ना हुई तो फिर दूसरा उनके पास किस चीज पे इन्हिसार है, फिर वो तो नशियात पे है ना, नारकोटिक्स पे। सो दुनिया नहीं चाहेगी कि तालिबान इकोनॉमी जो है वो वापस चली जाए ओपियम पे। तो और ना ही अमेरिका ये चाहेगा कि तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसकी मईशत चाइना के कंट्रोल में आ जाए। तो मेरे ख्याल में प्रेशर्स होंगे वेस्ट पे कि वो अफगान इकोनॉमी को रीबिल्ड करे। आखिरी एक जुमला ये कि अगर इकोनॉमी रीबिल्ड होती है तो वो बजाते खुद एक मॉडरेट फोर्स होगी अफगानिस्तान के अंदर। यस, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुमेरा मुझे बताएगा कि अफगान तालिबान ने कहा था कि 31 अगस्त के बाद वो हुकूमत साजी की तरफ जाएंगे। आपके पास क्या खबर है? सुना है कंधार में शूरा का इजलास हुआ है, और जो उनके सुप्रीम रहनुमा हैं मौलाना हैबतुल्लाह अखुंज़ादा साहब, उनकी तस्वीर भी तालिबान ने शेयर की हैं। तो और ये भी खबर है कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर साहब कंधार से काबुल की तरफ रवाना हो गए हैं। तो कल परसों हुकूमत साजी के हवाले से कोई अहम ऐलानात मुतवक्के हैं? अनवार कल परसों शायद नहीं होगा। आई थिंक कि 6 तारीख तक ये चीज जाएगी। जो अभी तक की इतलात है, गलत भी हो सकती है, मगर क्योंकि इतना फ्लो है इंफॉर्मेशन का कि जो मुझ तक आया है वही मैं आप तक पहुंचाने की, आई थिंक वही पहुंचाना भी चाहिए। क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं जबी, तो आई थिंक कि जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन का ऐलान होगा तो इनकी भी कोशिश होगी कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया भी हो मौजूद काबुल में,
और इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त तकरीबन 80% जो है वो जा चुका है काबुल से। तो मेरा ख्याल है कि एयरपोर्ट को भी पहले एयरपोर्ट के हवाले से इनकी प्रायोरिटी है कि एयरपोर्ट के ऊपर अभी इस वक्त ADC मुकम्मल तौर पर डिसेबल है। जो CRAM एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम था अमेरिका ने हाल ही में लगाया था वहां पर, वो भी तबाह करके चले गए हैं, डिसेबल करके चले गए। तो आई थिंक कि पहले अभी वो ISK का लास्ट जो हमला था वो रॉकेट अटैक था, 6 रॉकेट दागे गए थे 4 से 5 किलोमीटर के फासले से, उसमें से 5 को उसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया था। आई थिंक इनकी कोशिश है कि पहले ये बकौल उनकी मुट्ठी भर दाइश के लोग हैं, पहले उनका भी वो कोई इलाज करें ताकि काबुल के आउटस्कर्ट साफ किए जाएं। अभी तक मुझे पता चला है कि आउटस्कर्ट्स में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है तालिबान का। दूसरा ये चाह रहे हैं कि कतर और तुर्की के साथ मामलात पहले तय किए जाएं कि एयरपोर्ट, काबुल एयरपोर्ट को जदीद तर्ज पर चलाया जाए, जैसे टर्किश एयरलाइन है या कतर एयरलाइन है, इन कोलैबोरेशन। सिक्योरिटी का मामला तालिबान के पास रहेगा। उसकी वजूहात ये है कि ये चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल डिग्निटरीज हैं वो किसी तरीके से आ सकें। उसमें ज़ल्मे खलीलजाद को ही बुलाना चाहते हैं क्योंकि वो एक अहम शख्सियत रहे हैं बीच में। उसमें इनके जो सुहेल शाहीन साहब हैं वो अभी तक दोहा में उनका पॉलिटिकल ऑफिस जो है वहाँ बैठते हैं वो। और इसके अलावा बाकी भी दुनिया से काफ़ी ऐसी शख्सियात होंगी जिनको ये चाहेंगे कि वो बवक्ते अनाउंसमेंट इस वक्त इनके साथ हों। आई थिंक अभी प्रायोरिटी पे इनके लिए काबुल एयरपोर्ट का मसला है और उसके बाद ये 6 या 7 तारीख तक मुतवक्किल है कि ये बाकायदा इसका ऐलान करेंगे। इंटरम सेटअप की तरफ वो नहीं जाना चाहते। पहला सेटअप उनका यही होगा कि एक शुरा बनाई जाए और सुप्रीम लीडर वो अनाउंस करेंगे, क्योंकि वो इसी चीज़ के ऊपर 3 दिन से बहस करते रहे थे कि अगर हम ऑल इंक्लूसिव या ब्रॉड बेस लेकर आते हैं गवर्नमेंट, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हामिद करज़ई अब्दुल्ला का ही चेहरा हो, उसमें कौमियतों को शामिल किया जाए तमाम। ज़रूरी नहीं है कि ये ताजिक लीडर अगर इसकी वेस्ट बहुत हिमायत कर रहा है तो उसको खुश करने के लिए हमने यही करना है। और उनके ऊपर इकोनॉमी या मईशत का भी इसलिए अभी फ़िलहाल प्रेशर नहीं है कि इतलात के मुताबिक रूस और चीन ये तैयार बैठे हैं। एक मरतबा ये अपनी गवर्नमेंट फॉर्मेशन ऐलान करेंगे, साथ ही वो इनको अंदर खाने तमाम तरह इनका कैश फ्लो जो है वो बराबर करने के लिए, स्मूथ करने के लिए तैयार है। आपने सेक्रेटरी ब्लिंकन का कल का स्टेटमेंट अगर गौर से सुना हो तो उन्होंने एक बात की कि कैश फ्लो अफगानिस्तान में होता रहेगा लेकिन थ्रू इंटरनेशनल एड एजेंसीज, यानी मैंने खाना भी है और मैंने खाना नहीं भी खाना, मैं डाइट पर हूँ। तो इस वक्त उनकी ये हालत है कि वो नहीं चाहते, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बात की, कि वो नहीं चाहते कि ये मईशत जो है इस वक्त एक खाली बसात है और पाकिस्तान कसदन इससे दूर रह रहा है मामलात में कि हम पर पहले ही बहुत इल्जामात धर दिए गए हैं कि हम, इसीलिए पाकिस्तान ने एयरपोर्ट संभालने के लिए भी पेशकश नहीं की और उन्होंने चाहा कि जो अफगान तालिबान अपने लिए बेहतर समझते हैं वही फैसला करने दिया जाए, पाकिस्तान उससे दूर। फेयर इनफ। डॉक्टर आदिल साहब, लास्ट कमेंट सर, स्केप गोटिंग होगी अमेरिकन मीडिया में? जाहिर बात है पहले तो फॉल गया, अमेरिका किसी ना किसी को ढूंढता है, इस दफा अपनी रैंक्स पे तलाश करेंगे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब पे तनकीद बहुत आ रही है, तो क्या इस दफा स्केप गोटिंग क्या होगी? 100% होगी। आप सीट बेल्ट बांध दें, अभी तो बड़ा कुछ होगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यकीनन अब तो समझे पार्टी ओवर हो गई अमेरिका के लिए। हाँ, नहीं, अभी कहानी शुरू हुई है अफगानिस्तान की कहानी। ये 19 साल नहीं है, 40 साल भी नहीं है, 70 साल ही अभी चलेगी, लेकिन स्केपगोटिंग जरूर होगी। सच्ची बात देखें ये है, और ये मानने वाली बात है, कोई भी तारीख में कभी किसी ने माना है अपना कसूर? हमने माना कि कोई और मानेगा? सो ये सोचना कि ना जी अमेरिका जो है वो सिर्फ इंटरनल रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। और जब उंगली उठेगी तो आपकी पुश्त पे एक टारगेट का निशान है, यकीनन आपकी तरफ उठेगी। और सच्ची उसमें है भी, कोई वजह भी हो है, लेकिन ज्यादा ये है कि तारीख में हमेशा इंसान ढूंढता है कि जी कसूर मेरा सिर्फ नहीं है, किसी और का। इसलिए पाकिस्तान को बहुत मोहतात रहना चाहिए। पाकिस्तान मेरे ख्याल में स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही दे रहा है। अब वक्त है उसे प्रूव करने का। हम कहते हैं कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है, लेट अस डेमोन्स्ट्रेट कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है। हम कहते हैं कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हैं, हम अमेरिका के एलाई नहीं, हम सिर्फ पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हैं। लेट अस प्रूव कि हम उनके साथ हैं, और ये हमने किया है, खुसूसन जो इवैक्यूएशन की मदद की है। तो मेरे ख्याल में इन अ वे ये पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है। यकीनन आप पे उंगलियां उठें, यकीनन स्केपगोटिंग होगी, उससे मेरे ख्याल में अपना कूल नहीं लूज करना।
वक्त ये है कि हम इस्तेमाल करें इस मौके को अपनी इंटरनेशनल रेपुटेशन को रीबिल्ड करने के लिए एंड ट्रस्टवर्दी कंट्री बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आदिल नजम साहब, थैंक यू सो वेरी मच। सुमेरा खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। एंड में टेक अवे यही जो आपने बात की कि पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है और अपना इंटरनेशनल जो कद है उसको ज़रूर बढ़ाएं, और पाकिस्तान कोशिश भी पूरी कर रहा है। इस इनखला में जितनी पाकिस्तान ने फैसिलिटेशन का किरदार अदा किया है वो उसकी मिसाल गालिबन नहीं मिलती। एंड फुली इंडोर्स जो व्यूज़ एक्सप्रेस किए गए प्रोग्राम में कि अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए अभी बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। आने वाले दिनों में हम इस सूरत हाल का अहाता करते रहेंगे। प्रोग्राम 10 तक का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और